Friends, welcome in Aparna Bio classes. In previous class, we have studied mitosis in somatic cells, and then we will start meiosis in generative cells. Meiosis means reduction division. तो ये रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस कहाँ होता है? जनरेटिव सेल्स में होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. रिप्रोडक्टिव सेल्स या जनरेटिव सेल्स जो होती है, जब गैमेट का फॉर्मेशन करती है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस डिवीज़न. मियोसिस डिवीज़न के दौरान जो मैटरनल या पैटर्नल सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जस्ट हाफ जो होते हैं गैमेट्स में आते हैं. गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम. तो ये जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम्स की संख्या चूंकि आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, यानी हैप्लॉइड हो जाती है, इसलिए इस मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन, यानी सूत्रों का आधा हो जाना. कौन से सूत्र? क्रोमोसोम्स का आधा रह जाना. इस तरीके से ये न्यूनकारी या अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहलाता है. इस मियोसिस डिवीजन में हम, चूंकि ये एक जटिल प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस होती थी, ये काफ़ी जटिल होती है. इसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से थ्री फेजेस हैं. फर्स्ट फेज मियोसिस 1, सेकंड इंटरफेज एंड देन मियोसिस 2. मियोसिस 1 की यदि हम बात करते हैं तो मियोसिस 1 में भी कई स्टेजेस हैं. फर्स्ट इंटरफेज, देन कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इंटरफेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सारी प्रोसेस को आगे करेंगे. फर्स्ट है इंटरफेज. इंटरफेज यानी जैसे हमने माइटोसिस में क्लियर किया था कि इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज होती है, जिसमें जो सेल्स होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए. वो सारे मॉलिक्यूल्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे एंजाइम्स उसमें फॉर्मेशन होते हैं जो कि डिवीजन के लिए उसको रिक्वायर्ड होते हैं. तो यहाँ पे इंटरफेस जो होती है, ये वाली इंटरफेस आपको नजर आ रहा है. इंटरफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्लियर दिखाई दे रही है, न्यूक्लियोलस क्लियर दिखाई दे रहा है, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है. जो क्रोमोसोम होता है वो आपको पतले धागे के जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का होता है. इस इंटरफेस के दौरान जो सेल्स होती है वो डीएनए का फॉर्मेशन करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन करती है. तो यहाँ पर डीएनए जो का फॉर्मेशन होता है, उस डीएनए के फॉर्मेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है और डीएनए का फॉर्मेशन करता है. और डीएनए के फॉर्मेशन के साथ, डीएनए के अणुओं के निर्माण के साथ ही यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है. सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए होता है. डबल स्टैंडर्ड होता है. तो यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. अब जब दोनों ही स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो एक स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, वो जो दूसरे नाइट्रोजिनस बेस जो कि दूसरे स्ट्रैंड का है, यानी कि पूरक डीएनए स्ट्रैंड्स का निर्माण जो होता है वो इसी फेज में होता है. हम जानते हैं कि जो इंटरफेज होती है उसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज होता है. तो यहाँ डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो S फेज में हो रहा है. तो यहाँ पर जब डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, वो जब उसका एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाते हैं तो एक स्ट्रैंड जो होता है अपने पूरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, यानी बाकी जो शेष जो नाइट्रोजनस बेस है उसका फॉर्मेशन करता है, और वो भी कैसा हो जाता है? डबल स्ट्रैंडेड. अब जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, वो भी अपने पूरक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है और वो भी कैसा हो जाता है? डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है. इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही जो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित डीएनए का निर्माण हो जाता है. एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इंटरफेज स्टेज में ये होती है. और डीएनए का फॉर्मेशन जो होता है वो छोटे छोटे खंडों के फॉर्म में होता है, और ये छोटे छोटे खंड जो होते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से इसका फॉर्मेशन, डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है. और साथ में हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी इसी इंटरफेस के दौरान होता है, उसके एस फेज में होता है. जब ये इंटरफेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है कैरियोकाइनेसिस. हमने माइटोसिस में देखा था कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? कैरियन यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का दो भागों में विभाजित होना या न्यूक्लियस का डिवीजन होना. तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस में भी न्यूक्लियस यानी केंद्र का विभाजन होता है. इसकी भी स्टेज है जैसे हमने पहले देखा था माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस की प्रोसेस है उसमें मियोसिस 2 भी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 1-1 नाम दिए हैं. जब सेकंड डबल होगी इसको तो 2-2 करेंगे. तो
अब यहाँ पर हम ये देखते हैं डिफरेंस कि यहाँ जो प्रोफेस 1 है ये काफी लंबी प्रोसेस है। माइटोसिस में हमने देखा था कि प्रोफेस की जो स्टेज थी वो शॉर्ट पीरियड वाली थी, छोटी स्टेज थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेस है वो काफी लंबी प्रोसेस है और जटिल प्रोसेस है। तो यहाँ पर इसको हम 5 स्टेजेस में बांट देते हैं, 5 स्टेप्स में बांट देते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और जब ये सारी प्रोसेस को हम डिटेल आगे करेंगे बोर्ड में, और जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सेकंड क्या चालू होता है, मेटाफेज 1। फिर मेटाफेज 1 के कंप्लीट होते ही वो किसमें पहुंच जाता है, एनाफेज 1 और फिर टेलोफेज 1। जैसे ही टेलोफेज 1 कंप्लीट होता है तुरंत क्या हो जाती है, पुनः इंटरफेज स्टेज स्टार्ट होती है, जो कि काफी शॉर्ट पीरियड की होती है। और वही प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि मियोसिस 2 के लिए सेल्स जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट टेलोफेज 1 से मियोसिस 2 शुरू हो जाती है और ये इंटरफेज स्टेज नहीं पाई जाती, ऐसा भी कुछ कोशिकाओं में होता है। फिर इंटरफेज के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। मियोसिस 2 जो चालू होती है उसमें भी 2 स्टेप्स हो गई, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें क्या हुआ, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है फिर से क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। जैसे हमने यहाँ पर देखा कैरियोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट हुई क्या चालू होगा, साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी पहले केंद्रक का विभाजन हुआ और केंद्रक के विभाजन के बाद क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। एक कोशिका से 2 कोशिका का या एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हुआ और उसके बाद फिर से चालू हुई मियोसिस 2। फिर से वो एक कोशिका जो होती है फिर विभाजित होती है, पहले उसका केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म में विभाजित होता है। इस तरीके से ये मियोसिस 1, इंटरफेज एंड मियोसिस 2, ये टेलोफेज 2 होते तक पूरी जो कोशिका है, जो एक कोशिका थी वो 4 कोशिकाओं का निर्माण कर चुकी होती है। तो यहाँ ये तो हम इसको डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर इंटरफेज हमने देख लिया, अब उसके बाद हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत सबसे पहले हम करेंगे प्रोफेज 1, यानी कि प्रोफेज 1 में हम देखेंगे सबसे पहले लेप्टोटीन। प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज जो है ये आपको नजर आ रहा है लेप्टोटीन, जिसमें कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर बिल्कुल दिखाई दे रही है। यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज जो है वो बढ़ जाता है, आकार में ये बड़ा हो जाता है। और जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था इंटरफेज में, क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में मिल रहा था, वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, उसमें डीकॉइलिंग होने लगती है, यानी वो खुलने लगता है। और क्रोमोसोम कैसा होने लगता है, लॉन्ग क्लियर हो जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको ये सेंट्रोमियर नजर आ रहा है। तो लंबा पतला बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है और क्लियरली विजिबल इसमें सेंट्रोमियर भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही लेप्टोटीन की स्टेज कंप्लीट होती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर बिल्कुल लंबे पतले क्रोमोसोम्स नजर आने लग गए हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर आपको यहाँ लंबे पतले क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे लॉन्ग एंड थिन लेप्टोटीन में। अब ये जाइगोटीन स्टेज में यही जो लॉन्ग एंड थिन क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होने लग जाएंगे, कंडेंस होने लग जाएंगे, थिक होने लग जाएंगे, यानी मोटे, छोटे और घने। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कंपैरेटिवली लेप्टोटीन के कंपेयर में जाइगोटीन स्टेज में ये क्रोमोसोम बिल्कुल लॉन्ग एंड स्मॉल एंड थिक नजर आ रहे हैं और इसके कंपैरिजन में छोटे भी नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है जाइगोटीन की, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है। यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस एक पैटर्नल का और एक मैटरनल के क्रोमोसोम्स जो होते हैं। एक मैटरनल से यानी माता से मिले हुए क्रोमोसोम्स और दूसरे पिता से मिले हुए क्रोमोसोम्स। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और पूरी लंबाई में एक दूसरे से एक पेयर बना लेते हैं। इस पेयर बनाने की प्रोसेस जो होती है वो साइनेप्सिस कहलाती है। तो जाइगोटीन जो स्टेज होती है उसमें साइनेप्सिस की क्रिया होती है, यानी कि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर जो जोड़ा बनता है वो कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है पेयर बनना और वो धीरे धीरे टर्मिनल की तरफ चले जाता है। तो हम इसको कहते हैं प्रोसेंट्रिक साइनेप्सिस।
और कभी कभी ऐसा होता है वो टर्मिनल से शुरू होता है और सेंटर की ओर आता है, तब हम इसको प्रो टर्मिनल साइनेप्सिस की प्रोसेस कहते हैं। तो ये इस तरीके से ये साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर साइनेप्सिस की क्रिया यानी कि पेयरिंग की क्रिया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़े बनाने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है जाइगोटल स्टेज में। फिर उसके बाद अब यहाँ पर क्रोमोसोम धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं, थिक होते जा रहे हैं और कंडेंस होते जा रहे हैं, स्मॉल होते जा रहे हैं साइज में। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है पैकेटिन की स्टेज होती है। पैकेटिन में जो साइनेप्सिस की प्रोसेस जो कि जाइगोटिन में हो रही थी वो टोटली कंप्लीट हो जाती है, यानी कंप्लीट वो स्मॉल हो जाता है, क्रोमोसोम्स थिक हो जाता है और कंडेंस्ड हो जाता है। और हर एक क्रोमोसोम्स जो होता है, यहाँ पर आपको 2 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे थे, ये पेयर दिखाई दे रहा था, यहाँ ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बाइवेलेंट बना लेते हैं, यानी कि हर एक क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली पूरी लंबाई में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हर एक पार्ट जो होता है वो क्रोमेटिड कहलाता है, यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2 क्रोमेटिड्स में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स बन गए, ये दूसरा क्रोमेटिड आपको नजर आ रहा है, इसमें भी 2 क्रोमेटिड हो गए, ये तीसरा क्रोमोसोम, ये चौथा क्रोमोसोम। इस तरीके से यहाँ जो बाइवेलेंट बना था अब क्या बन जाएगा, ये टेट्राइड बन जाएगा, यानी हर एक क्रोमोसोम्स अपने क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे बना लेते हैं, क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं और टेट्राइड का फॉर्मेशन कर ले लगते हैं। अब यहाँ पर आगे अब जब डिप्लोटिन स्टेज में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पैकेटिन स्टेज में ये 2 क्रोमेटिड्स जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जो है वो कुछ स्थानों पर एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं, ये इस तरीके का क्रॉस, ऐसा क्रॉस, तो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। तो ये क्रॉस जो है वो आगे चल करके डिप्लोटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसके स्टार्टिंग जो होती है वो पैकेटिन से शुरू हो जाती है। तो ये हुआ पैकेटिन की स्टेज, ये बिल्कुल सिनेप्सिस कंप्लीटेड एंड क्रोमोसोम स्मॉल, थिक एंड कंडेंस्ड हो जाते हैं। एवरी क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड इनटू 2 क्रोमेटिड्स, यानी टेट्राइड का फॉर्मेशन कर लेता है क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, यानी यहाँ इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की स्टार्टिंग हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये डिप्लोटिन स्टेज है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों कैसे होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं लॉन्गिट्यूडनली, एक दूसरे से 2 भागों में लंबाई में पूरी तरीके से विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इसका स्टार्ट जो होता है वो सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है और वो टर्मिनल तक चले जाता है। इस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें सेपरेशन हो जाता है। अब यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स जॉइंट विद अ पॉइंट कॉल्ड दी कियास्मेटा, यानी 2 क्रोमेटिड्स, जैसे ये 2 क्रोमेटिड्स हो गए, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू दिखाई दे रहा है। यदि हम मान लें कि ये जो ब्लैक वाला है वो पैटर्नल क्रोमोसोम है और ब्लू वाला जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैटर्नल क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड और मैटरनल क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जा रहे हैं, ये देखिए एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। तो जहां पर ये एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं कियास्मेटा, और यहाँ ही से जब कियास्मेटा जो है वहां से ही क्या होता है, सेगमेंट का एक दूसरे के सेगमेंट्स, एक क्रोमेटिड्स का सेगमेंट दूसरे से और दूसरे सेगमेंट का क्रोमेटिड जो होता है दूसरे क्रोमेटिड का सेगमेंट जो है होता है पहले वाले से क्रॉस करता है। इस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम के सेगमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है और पूरी तरीके से क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कंप्लीट होने लगती है वैसे वैसे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं। ये आपको डैश लाइन से शो किया गया है जो ये प्रदर्शित करता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा है। तो यहाँ डिप्लोटिन का मेन क्या हो गया कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, यानी दो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं और सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जैसे ये पैटर्नल हुआ है ना, तो ये पैटर्नल का ये एक आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्नल क्रोमेटिड हो गया। ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ये हो गया मैटरनल क्रोमेटिड। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये 2 पॉइंट, ये कियास्मेटा है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ये कियास्मेटा है।
तो यहाँ जब ये यहाँ पर एक दूसरे को ये क्रॉस किए तो ये आधा भाग ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, फिर आधा ब्लैक और फिर आधा ब्लू। जब इसमें सेपरेशन होगा, जो जब ये एक दूसरे से अलग होंगे, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक। तो ये हुआ, ये देखिए ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू। यानी ये जो है वो मैटरनल सेगमेंट हुआ, पैटर्नल सेगमेंट, फिर मैटरनल सेगमेंट, फिर पैटर्नल सेगमेंट। ये हुआ ब्लैक यानी पैटर्नल सेगमेंट, ब्लू यानी मैटरनल सेगमेंट, फिर पी ये पैटर्नल सेगमेंट ब्लैक वाला, और ब्लू मैटरनल। यानी यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेगमेंट्स जो होंगे वो एक्सचेंज होने की वजह से जीन्स जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें आपको कैरेक्टर्स कैसे दिखाई देंगे, कुछ मैटरनल और कुछ पैटर्नल, यानी दोनों की जीन्स आने की वजह से कुछ गुण माता से और कुछ गुण पिता से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मियोसिस की, जिसकी वजह से ही हमको जैव विकास या न्यू कैरेक्टर्स या वेरिएशंस दिखाई देते हैं। फिर डिप्लोटिन के बाद आती है डाइकाइनेसिस की प्रोसेस, जो कि प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज है। और इस स्टेज में आप देखेंगे कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है, और इसके साथ ही यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हुआ डाइकाइनेसिस, नंबर ऑफ chiasmata लेस, क्रोमोसोम स्मॉल एंड कंडेंस्ड, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, टोटली डिसअपियर, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये हुआ हमारा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंतर्गत हमने लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस ये प्रोसेस देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 नेक्स्ट स्टेज है प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है, और जितने क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो गए हैं। इसमें सेंट्रोमियर आप देखते हैं कि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ हो जाता है, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। ये एनाफेज में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है और क्रोमेटिड्स जो है वो इक्वेटर की तरफ है। तो यहाँ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ और इक्वेटर पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं। ये हुआ मेटाफेज 1 की स्टेज, जिसमें कि न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर में कंस्ट्रक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से खिंचाव रिपल्शन का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल की तरफ खींचने लगता है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहे थे, अब आपको दिख रहे हैं कि ये 2 जो है वो ऊपर के पोल की तरफ जा रहे हैं और 2 जो है वो नीचे की पोल, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों तरफ हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो जाने लगते हैं। और एट लास्ट एनाफेज के लास्ट स्टेज में आप देखेंगे कि ये क्रोमोसोम्स जो है वो पोल तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया एनाफेज 1 की स्टेज हो गई। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट गोज टू पोल, पोल की तरफ चले गए। क्रोमोसोम्स नॉट डिवाइडेड बट ड्यू टू सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ इन पोल, पोल में अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पैटर्नल या मैटरनल सेल्स में जितने होते हैं उसके जस्ट हाफ हो जाते हैं। फिर एवरी क्रोमोसोम्स हैव 2 क्रोमेटिड्स व्हिच आर जॉइंट विद सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के जरिए दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये हो गई एनाफेज की स्टेज। एनाफेज की स्टेज के बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 के स्टेज में क्या होता है, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो दोनों पोल की तरफ पहुंच गए हैं, ये यहाँ पर पहुंचते ही कैसे हो जाएंगे, लॉन्ग एंड थिन हो जाएंगे। इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से ये यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई क्लियर बन जाती है। तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, डीकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, उसकी डीकॉइलिंग हो रही है, लॉन्ग एंड थिन क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और एट लास्ट 2 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन टीलोफेज 1 में हो चुका होता है। जैसे टीलोफेज जो है वो इसकी लास्ट स्टेज है। अब इसके बाद कौन सी, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज है। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है।
तो सेंटर में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ एक न्यूक्लियाई और दूसरी तरफ दूसरा न्यूक्लियाई। इस तरीके से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये दोनों सेल्स कैसी हो जाएंगी, हैप्लॉइड प्रवृत्ति की होंगी, यानी ये कैसी होंगी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मैटरनल या पैटर्नल सेल्स की अपेक्षा जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो गया ये, इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई है ना। उसके बाद आता है इंटरफेस। इंटरफेस फिर से आपको हमने बताया था कि मियोसिस 1 इंटरफेस एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो गई। अब क्या चालू हो जाएगा, इंटरफेस। इंटरफेस कैसी फेज है, रेस्टिंग फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, जो हमने मियोसिस माइटोसिस में भी देखा था, जिसमें सेल्स जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि टेलोफेज 1 के बाद डायरेक्ट मियोसिस 2 शुरू हो जाती है, यानी इसकी कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस प्रोफेस 2 शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं होता है और एट लास्ट जब ये मियोसिस 2 होता है तब एक सेल से डायरेक्टली 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है ये इंटरफेस जो होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड की रहती है, तो ये इंटरफेस भी कुछ कुछ सेल्स में नहीं होती है और ये डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, मियोसिस 2 डिवीजन के लिए पहुंच जाता है। मियोसिस 2 डिवीजन मतलब ये जैसे हमने माइटोसिस किया था, बिल्कुल सेम माइटोसिस के जैसा डिवीजन है। जबकि हमने मियोसिस 1 की बात करें तो वो रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, रिड्यूस हो गए, आधे हो गए, किससे कंपैरेटिवली मैटरनल एंड पैटर्नल सेल्स के अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मियोसिस 2 जो होती है वो सिंपल जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा था वैसी ही प्रोसेस होती है। तो यदि होती है तो ये दोनों फेजेस ठीक है, और नहीं होती है तो डायरेक्ट मियोसिस 2। फिर इसमें भी हमने देखा था दो फेजेस थी, कैरियोकाइनेसिस है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, फिर वही स्टेज चालू हो जाएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर देन साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज 2, अब हम यहाँ पर देख लिए साइटोकाइनेसिस। अब ये दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, अब दो सेल्स में एक सेल्स जो हो रही है वो फिर से हम उसको एक सेल्स को लेकर के हम देख रहे हैं मियोसिस 2, फिर सेकंड सेल भी इसी तरीके से होगी। तो प्रोफेज 2 में आप देख रहे हैं कि प्रोफेज 2 में फिर से जो क्रोमोसोम्स है उसमें क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग एंड थिन हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, क्रोमेटिड्स बिल्कुल सेपरेट है, परंतु सेंट्रोमियर जो है वो सेपरेट नहीं होता है ना। ये एक्स की जैसा मतलब डायड एक बना लेता है, जो कि उसका शेप कैसा होता है, एक्स के जैसे होता है, और कॉइलिंग होने लगती है क्रोमोसोम्स में वापस। और लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, और प्रोफेज 2 के लास्ट में ये टोटली डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज 2 के बाद जस्ट क्या आ गया, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 जो है वही फिर उसमें क्या, ये बहुत छोटे शॉर्ट पीरियड का फेज होता है जिसमें कि स्पिंडल फाइबर्स और स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो डायड है वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लेकिन देखते हैं कि ये इसके जो सेंट्रोमियर है वो किसकी तरफ है, ये देखिए एनाफेज में दिख रहा है, इसके लास्ट मेटाफेज के लास्ट स्टेज तक ये इसी प्रकार के ऐसे अरेंज होने लगते हैं, यानी इसके सेंट्रोमियर जो है वो पोल की तरफ अरेंज हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। जबकि आप यहाँ पर मियोसिस 1 में देख रहे थे तो आपने देखा था कि सेंट्रोमियर जो था वो पोल की तरफ था और क्रोमेटिड्स इक्वेटर की तरफ था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटर की तरफ है और क्रोमेटिड्स जो है वो पोल की तरफ अरेंज हो जाते हैं। फेज 2, एनाफेज 2 में फिर वही होता है कि कंस्ट्रक्शन होता है, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब संकुचन होता है। संकुचन के बाद स्पिंडल फाइबर में संकुचन होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स डायड के फॉर्म में था वो सेपरेट हो जाता है, यानी दो डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जाने लगते हैं, और दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं, दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। और इस तरीके से एनाफेज 2 के जस्ट बाद टेलोफेज 2 शुरू हो जाता है, और टेलोफेज 2 जैसे आता है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस जो दोनों पोल की तरफ पहुंचे थे उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाती है, और क्रोमोसोम जो होते हैं लॉन्ग एंड थिन होने लगते हैं, वापस वो क्रोमेटिन नेटवर्क का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और अब हर एक सेल्स में दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है टेलोफेज 2 के लास्ट तक में। अब ये जैसे ही दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है फिर इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है दो टाइप से हो सकती है, सक्सेसिव या साइमल्टेनियस हो सकती है।
सक्सेसिव का कहने का मतलब ये है कि सक्सेसिव जो होता है इसमें मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है और साइटोकाइनेसिस के जरिए एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर इंटरफेज होती है, फिर मियोसिस 2 होता है, फिर हर एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एट लास्ट जो होता है एक सेल जो होती है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। परंतु जो साइमल्टेनियसली होता है उसमें क्या होता है कि एक सेल से डायरेक्ट 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है मियोसिस 1 में, वो एक ही सेल होती है, उसमें 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका होता है। फिर प्रोफेज 2 शुरू हो जाती है और फिर से एक न्यूक्लियाई से 2 यानी कि 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ही सेल्स में 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और लास्ट में वो 2 प्लेन से यानी एक हॉरिजॉन्टल हो गया तो एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया। इस तरीके से ये एक सेल्स जो होती है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है और चारों सेल्स में एक एक न्यूक्लियाई आ जाता है। इस तरीके से एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब जो ये 4 सेल्स बनी है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें जस्ट हाफ होंगे मैटरनल या पैटर्नल सेल्स के कंपेरिजन में। ये जो 4 सेल्स है वास्तव में क्या है, ये गैमेट्स है, ओवम है, स्पर्म है, गैमेट्स है, ये हैप्लॉइड होंगे और जब ये वापस फ्यूज होंगे तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से डिप्लॉयड हो जाएंगे जैसे कि मैटरनल या पैटर्नल सेल्स में रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो मेंटेन रहता है, उतना ही बना हुआ रहता है जैसे कि मैटरनल या पैटर्नल सेल्स में था। वैसे ही आगे की प्रोसेस जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वापस वैसा ही बनेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मियोसिस का ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसके लिए रिडक्शन डिवीजन कंपलसरी है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करना है। दूसरी बात ये है कि जो वेरिएशंस हमको दिखाई देते हैं यानी जो भिन्नताएं नजर आती हैं, जो जैव विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट के लिए या वो वेरिएशंस के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिडक्शन डिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है जिसकी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू डॉटर सेल्स बन रही है उसमें जो कैरेक्टर्स हो रहे हैं उसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों के ही गुण आते हैं, इसलिए वो एक नए प्रकार के उसमें कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से ये जैव विकास के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, न्यू वेरिएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही हमारा वीडियो खत्म होता है। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।